हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स स्पॉटलाइट्स के इस सीरीज़ में इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इरिगेशन एप्लीकेशन मेथड्स एंड सोर्सेज। ठीक है, ये हमारे GS3 GS1 का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और बेसिकली प्रीलिम्स स्पॉटलाइट जब हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ एंटायरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 2022 के प्रीलिम्स को क्रैक करने की, सो दिस फॉर देम दिस वुड बी अ रिविजन कंसेप्ट। और अगर कोई स्टूडेंट 2023 या फिर उसके बियॉन्ड की तैयारी कर रहा है यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सकती है। ठीक है, सो ये मैं डायरेक्टली अभी मैं वेबसाइट से, जो सिविल्स दिल्ली की हमारी वेबसाइट है, उसमें ये निकालो प्रीलिम्स का एक टैब है, उसमें मैं डायरेक्टली आप लोगों को चीज़ें समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी सीडी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और निकालो प्रीलिम्स के टैब पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये सारे कंटेंट आपको मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, सिंस दिस इज इन न्यूज़ और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इरीगेशन से रिलेटेड, तो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ स्पेशल सेशन हियर। ठीक है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो सेशन लिखा हुआ है ये हमारे ऑफिशियल पेज है, जो मैंने आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि हमारे ऑफिशियल पेज पे आप ज्वाइन करिए। तो ये उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि भाई आप हमारे ऑफिशियल पेज पे जब ज्वाइन करेंगे तो सेशंस होते हैं वहाँ पे फ्री सेशंस होते हैं। और स्पेसिफिकली जो 2023 के बच्चे हैं या एंड बियॉन्ड जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, नून में, ये सारे सेशंस कंटिन्यूअसली वहाँ चलते हैं एंड स्ट्रैटेजीज, कंटेंट और मेंटरशिप एंगल के पर्सपेक्टिव में हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। ये आर्टिकल 13 अप्रैल 2022 को पोस्ट हुआ था। सो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो दोस्तों, इरिगेशन फैसिलिटी क्यों यूज होती है, क्यों यूज करते हैं इरिगेशन की फैसिलिटी? देखिए, इरिगेशन की फैसिलिटी तभी यूज होती है जहां पे रेनफॉल की रिडंडेंसी होती है, जहां पे रेनफॉल कम होती है, जहां बारिश कम होती है, ठीक है, या फिर बारिश ही नहीं हो रही है, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, और मेजॉरिटी जो भाई इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है जो हमारा, वो लगभग कुछ ऐसा है कि भाई 50% जो हमारा नेट सोन एरिया है, जहाँ पे हम उगाते हैं अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको 50% जो एरिया है उनमें चाहिए ही चाहिए इरिगेशन। ठीक है, और इंडिया का जो क्लाइमेट कल्चर है वो यही है कि भाई लगभग 4 से 5 महीने, महज 4 से 5 महीने ही होते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है। ठीक है, जो मेन रीजन्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग होती है, वहाँ पे 4 से 5 महीने की रेनफॉल होती है और उसी रेनफॉल में एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, एक अच्छा पुश मिल जाता है। लेकिन बाकी के जो 7-8 महीने हैं उसके लिए ही इरिगेशन फैसिलिटी को ले आया जाता है। एंड देयर आर वेरियस मेथड्स एंड देयर आर वेरियस फैसिलिटीज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि हमारे एंशियंट टाइम में भी एक सोफेस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जा चुका था। ठीक है, और बहुत सारे इसके प्रामाणिक रीजन भी है। अगर आप ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें जितने भी किंगडम्स हैं, जितने भी एम्पायर्स हैं, उनके अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें ऑलरेडी है, मेंशन है ये सारी चीज़ें। राइट, जस्ट टू रिवाइज, हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई जैसे डैम्स वगैरह बिल्ड हुए थे, स्टोन रबल्स, रिजर्वॉयर, लेक्स, एम्बैंकमेंट, ठीक है, कैनाल्स फॉर इरिगेशन, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स थे, मेथड्स थे जिसको हम वाटर को स्टोर किया जाता था और इरिगेशन के लिए उसको यूज किया जाता। ठीक है, नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव कंटिन्यूड, ये जो ट्रेडिशन है ये हम अब आज के भी टाइम पे कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छा सा बना के, तोड़ मरोड़ के अच्छे तरीके से आज के टाइम के हिसाब से हम उसको आज भी यूज करते हैं, सेम फैसिलिटी। ओके, एंड व्हाट इज लाइक दैट, वो क्या है सारी चीजें, जैसे कि आपने देखा होगा, रिजर्वायर्स है, कैनाल्स है, एम्बैंकमेंट्स है एंड बिग डैम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब टॉपिक्स इसका मेंशन हुआ है, सम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट आपके GS1 के लिए तो है ही है भाई, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में भी। फॉर एग्जांपल 1st सेंचुरी BC में यहाँ पे जो श्रिगनावेपुरा, ये जो नियर इलाहाबाद है, यहाँ पे एक ऐसा चैनल है, ऐसा गंगा रिवर के पास ऐसा बनाया गया है, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अगर आप देखोगे तो
मेरे पास इमेज अभी यहाँ पे दिखाई नहीं, आप इनफैक्ट आप गूगल कर सकते हो बात करते करते कि बिल्कुल ही सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत डीप तक होल है, उस होल में वाटर स्टोर किया जाता है। ओके, सो ये गंगा रिवर के आसपास बनाया गया था। क्यों? क्योंकि भाई पानी ले आना वहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनवाई थी जिससे भाई इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव हो, जैसे कि डैम्स, लेक, इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह बहुत बने हुए थे। इनफैक्ट एविडेंसेस ये शो करते हैं कि ओडिशा मतलब कलिंगा में, नागार्जुकोंडा यानी कि आंध्र प्रदेश में, और बिन्नौर यानी कर्नाटका में, और कोल्हापुर में भी सोफेस्टिकेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज का एस्टेब्लिशमेंट उस टाइम पे था। अब बात करते हैं 11वीं शताब्दी में, यानी कि 11th सेंचुरी में सबसे बड़ी दुनिया की आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी भोपाल। तो भोपाल लेक आज भी बहुत मशहूर है, और वो एक टाइम पे उस टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी टू हेल्प नियर बाई लैंड फॉर इरिगेशन पर्पज। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश कौन थे, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इल्तुतमिश ने हौज खास में, दिल्ली में ही है हौज खास में उन्होंने टैंक बनवाया था। अभी हम टैंक के बारे में समझेंगे। टैंक बनवाने का रीज़न ही यही था कि आसपास के जो भी एरियाज थे जो उनके अंडर आते थे ऑफ कोर्स, और एक अच्छे फ्लोरा एंड फना के लिए, एक अच्छे वेजिटेशन के लिए, एक अच्छे एग्रीकल्चर के लिए, भाई मुगल एम्परर थे, खाने पीने में कोई दिक्कत कमी रखनी नहीं चाहते थे। तो बेसिकली वाटर सप्लाई अच्छे से हो, एग्रीकल्चर अच्छे से हो, और वो फूड सिक्योरिटी ठीक रखना चाहते थे। ठीक है, ये जो पूरा सी फोर्ट वाला जो एरिया, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा। सो दीज आर फ्यू स्टैटिक फंडामेंटल एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कोट even in your mains answer, and you should know about that these irrigation facilities, that these things has been in our history, right? और ये उसी टाइम से चली आ रही है, और अभी भी हम इसका यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। दूसरी कुछ हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी कि टोटल ग्रॉस एरिया जो इंडिया में है, जहाँ पे इरिगेशन की बात चलती है कि भाई इरिगेशन होती है, उस 92.6 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन जो नेट एरिया है, नेट एरिया मतलब कि पूरे हेक्टेयर में से जो नेट एरिया है जहाँ पे इरिगेशन होती है, वो 66 है। ओके, सो इरिगेशन इंटेंसिटी इन इंडिया का जो परसेंटेज निकलता है वो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया डिवाइडेड बाय ग्रॉस सोन एरिया। अब आपके पास वो है ना, ज़मीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन है जहाँ पे आप इरिगेशन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कहाँ कहाँ हो रही है वो डिवाइड किया है, और टोटल नंबर निकल के आ रहा है वो 47.6%। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई कि लगभग 47.6% ऑफ द नेट सोन एरिया इज एस्टिमेटेड टू बी इरिगेटेड आउट ऑफ 92.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो हमारे पास है इरिगेशन के लिए, ऑलमोस्ट हाफ। कहने का ये मतलब है कि देयर इज अ नीड ऑफ मोर क्रॉपिंग, देयर इज अ नीड ऑफ मोर अश्योर्ड इरिगेशन, कि भाई हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रॉप पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा, और इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, तो जब हाफ ऑफ द एरिया में आप इतना कर रहे हो, तो सोचो कि हाफ ऑफ द एरिया में हमारी कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। अगर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो कितना अच्छा रहेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए हमारे कितना अच्छा रहेगा, राइट। सो मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज क्रॉप्ड एरिया डिपेंड ऑन एक्सक्लूसिवली रेनफॉल। ठीक है, जैसे ये जो क्रॉप एरिया है ना 47.6, इसमें से 50% ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वो डिपेंड करते हैं एक्चुअल रेनफॉल पे, लेकिन अगर रेनफॉल नहीं मिल पाती है तब आती है इरिगेशन सिस्टम। तो आइए इसी कुछ इरिगेशन सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो इरिगेशन सिस्टम के कुछ सोर्सेज हैं, उनके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्लास 11th, क्लास 10th के, क्लास 9th के एनसीईआरटीज में भी मेंशन्ड है। द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, कैनाल्स, वेल्स यानी कि ट्यूबवेल्स, टैंक्स। ठीक है, कैनाल्स की अगर बात करें तो ये आपकी सामने इमेज दिख रही है, ये सरदार सरोवर कैनाल है गुजरात का। सो कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटर कोर्स कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन। बेसिकली किसी नदी में से एक बड़ा सा एरिया काट दिया जाता है, और फिर वो बड़ा सा एरिया एक शेप दे दिया जाता है उसको, और फिर जिस डायरेक्शन में आप जो भी कैनाल आपका है, आप डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आपको लगता है कि ये एरिया फर्टाइल है, तो उस रिवर से वो कैनाल काट के उस
फर्टाइल एरिया की तरफ आप घुमा सकते हो। ओपन होता है ये, क्लोज नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसके दो टाइप के कैनाल्स इसमें बताए जाते हैं, एक इनंडेशन कैनाल और एक पेरिनियल कैनाल। सो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दिस इज मोर एनसीईआरटी बेस्ड, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैथ्स द फॉलोइंग्स में भी आता है कभी कभार कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कैनाल, या फिर इनंडेशन कैनाल और पेरिनियल कैनाल में डिफरेंस बताइए, ठीक है। बेसिक डिफरेंसेस आप ये देख लीजिएगा, ठीक। Canals can be effective source of irrigation in areas like low relief, ठीक है, deep fertile soil, perennial source of water and an extensive command area. So basically इंडिया में जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पेरेनियल कैनाल्स हैं, ठीक है। पेरेनियल कैनाल्स मतलब कि एक जो एग्जिस्टिंग रिवर है उसमें से ही बार्ज, एक बैराज जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। वाटर कैपेसिटी को होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, कि जहाँ पे भी भाई रेन नहीं हो रही है, जहाँ पे 100% रेनफॉल नहीं है, तो वहाँ से आप वाटर ले सकते हो, ठीक है। सो द कैनाल्स आर प्रैक्टिकली एब्सेंट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन बिकॉज ऑफ रॉकी टेरेन, ठीक है। ये वाला पूरा रीजन है जहाँ पे ये एब्सेंट रहता है प्राइमरली, ठीक है। However, the coastal and the delta regions in South India have some canals for irrigation, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इमेज इंडिया की मैप है, इसमें पूरा क्लियरली मेंशन हुआ है जो कैनाल्स हैं इरिगेशन पर्पस में वो कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो इस वाले एरिया में आप देख सकते हो जो येलो हाईलाइटेड एरिया है, दीज आर दी स्कीम्स इन ऑपरेशन जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है और वे भी कुछ एडवांस स्टेज पे हैं। तो आप देख रहे हो भाखड़ा नांगल हो गया, ये फिर गंगा सरदा, ठीक है, कोसी राजस्थान, ये एरिया आप देखो, ये बीच वाला एरिया पूरा का पूरा खाली है, पूरा का एरिया खाली है। इनफैक्ट ये पूरा आपका ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है वो पूरा खाली है। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे कैनाल इरिगेशन स्पेसिफिकली जो पेरेनियल इरिगेशन है वो नहीं होता है, यहाँ पे दूसरा इरिगेशन पाया जाता है, वो भी हम देखते हैं क्या है। और बेसिकली द परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन एरिया ऑफ टोटल इरिगेटेड एरिया इज द कंट्री इन आवर कंट्री हैज़ फॉलन फ्रॉम 40% से लगभग 25% हो गया है। और अभी जो जिन एरियाज़ में ये फॉलो होते हैं वो है भाई यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार ऑन अकाउंट ऑफ द 60% कैनाल इरिगेटेड एरिया इन द कंट्री। अब इसके मेरिट्स ये हैं, डीमेरिट्स ये हैं, आप देख लीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है इसका मेरिट्स डीमेरिट्स। हम आगे चलते हैं। और दूसरा क्या सोर्स है, देखो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अगर आप में से जो भी बहुत रिमोट एरिया गांव से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरिया से, तो ट्यूबवेल में आपने बचपन में नहाया भी होगा, राइट। तो वो नहाने के लिए नहीं है ट्यूबवेल वो बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए है। तो आपको कभी आप देखोगे गांव में या फिर रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में बहुत सारे ऐसे खेत हैं, उसके बीच में एक ट्यूबवेल है। सो बेसिकली वो ग्राउंड वाटर को निकाल के स्टोर करते हैं ट्यूबवेल में, और फिर उस ट्यूबवेल को पाइप के जरिए फिर इरिगेशन होती है आसपास के जो भी लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा। सो बेसिकली क्या होता है भाई, ये जो टैंक है कभी 5 मीटर या कभी 15 मीटर डीप भी हो सकता है। हाँ, आप नहाते हैं तो 5 मीटर होगा, ठीक है। सो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से ये यूज़ होते हुए आ रहा है। और मुझे पता है कि मेरे गांव साइड में तो यही यूज़ होता है, ठीक है। सो वेरियस मेथड आर यूज टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द वेल। सम ऑफ वाइडली यूज्ड मेथड आर पर्शियन व्हील हो गए, वो होता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। चरस नॉट खींचा है मैंने, आप लोगों ने खींचा है? कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों ने ऐसे खींचा है, पानी निकाला है वेल में से, कुएं में से पानी निकालना। सो बेसिकली द ट्यूब वेल इज डीपर वेल, ठीक है, जनरली ओवर 15 मीटर डीप, फ्रॉम विच वाटर इज बिन लिफ्टेड, और फिर वो इलेक्ट्रिक पंप या मोटर के थ्रू, डीजल मोटर के थ्रू वो हर जगह जाता रहता है, हर खेत में जाता रहता है। क्या करते हैं लोग, गांव पे लोग क्या करते हैं, रूरल एरियाज में इस पंप को, इस एरिया को किराए पे लेते हैं कि 10 दिन हमारे यहाँ चलेगा, 10 दिन आपके यहाँ चलेगा, 10 दिन आपके यहाँ चलेगा, ऐसे चलता है मामला। तो ट्यूबवेल वाला जो मामला है इज एक्चुअली ग्रेजुअली गिविंग अप टू ट्यूबवेल्स, ठीक है। वेल इरिगेशन इज ग्रेजुअली गिविंग टू एनर्जाइज ट्यूबवेल्स, बट देयर आर मेनी वेल्स स्टिल इन यूज वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल और द फार्मर आर टू पुअर टू अफोर्ड एक्चुअली, ठीक है। लोगों के पास कुआं, लोगों के घर में भी कुआं है, लेकिन पैसा नहीं है कि डीजल अफोर्ड कर सकें। वैसे ही पेट्रोल का दाम इतना, डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है। सो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज पॉपुलर इन दोज एरियाज वेयर सफिशिएंट स्वीट ग्राउंड वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। दूसरा है, इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल इन एरियाज वेयर permeable rock structure which allows accumulation of groundwater,
ठीक है, जहाँ पे एलुवियल सॉइल है, जहाँ रेगुलर सॉइल है, उन एरियाज़ में थोड़ा यूज़ होता है, जैसे कि रॉकी एरियाज़ हो गए, माउंटेन एरिया हो गए। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, देखो ये पूरा कंसनट्रेटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे ये थोड़ा सा आपका यूपी वाला टच आ जाएगा, ये पूरा आपका गुजरात आ जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया में ये पार्ट हैं, ठीक है, यूपी बिहार का ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, ठीक। बाकी का जो ये लार्जली ड्राई ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, द एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात आर सम पार्ट्स of up have brackish groundwater which is not fit for irrigation and human consumption and hence unsuitable for well irrigation, ठीक है। यूपी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेल इरिगेशन विच अकाउंट्स फॉर 28% ऑफ वेल इरिगेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं खुद यूपी से हूँ और लगभग जहाँ तक रिमोट एरिया है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे हम ट्यूबवेल वाली इरिगेशन देखे हैं। तो इसमें भी ये जो बात है 28% इज ऑथेंटिक, वेरी वेल, एंड देन फॉलोड बाय राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड आंध्रा, ठीक है। नाउ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लीजिएगा आप, बहुत ही इजी हैं, सिंपल है, चीप है। ये हम अपने आप अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि भाई इसके मेरिट डीमेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। टैंक इरिगेशन, ये टैंक इरिगेशन भी मतलब मेरे तरफ तो है, मतलब हमारे घर में भी ऐसा इरिगेशन होता है, टैंक इरिगेशन, कि बहुत एग्रीकल्चरल लैंड है काफ़ी बड़ी, उसके बीच में एक बड़ा सा तालाब है और फिर वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। फिर वो उस वाटर स्टोर होने की वजह से आसपास के रीजन में वो नमी फैलती है ज़मीनों में और पानी अपने आप फिर धीरे धीरे स्ट्रीम्स के थ्रू, छोटे छोटे स्ट्रीम्स के थ्रू एक दूसरे के जो खेत होते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, उसमें ट्रांसफर होता है। सो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी एक तरीके से, और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इसमें लगती है, ठीक है। सो द टैंक इज अ रिजर्वायर फॉर इरीगेशन, अ स्मॉल लेक और पूल मेड बाई डैमिंग वैली। इसमें थोड़ा पैसा भी लगता है और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। और चूंकि आप इतना बड़ा बना रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर बारिश वारिश होती है तो इसमें ऑलरेडी नेचुरली स्टोर होते जाता है फॉर लेटर यूज़। कहा जा रहा है कि ये यूज़ होता है कहाँ पे, ये तमिलनाडु वगैरह में सबसे ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंस पाई जाती है, और पूरे इंडिया में लगभग 3% ही ऐसी नेट इरिगेशन इस सिस्टम से होती है। सो टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू वेयर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एरियाज आर लीडिंग स्टेट। आंध्रा में 29% टैंक इरिगेशन और तमिलनाडु में 23%। आप देख सकते हो इस मैप में पूरा कंसंट्रेटेड है, ये पूरा जो एरिया है, दिस इज ऑल कंसंट्रेटेड, ओके। सो अभी हम टैंक इरिगेशन के बारे में जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, वो आप इसको देख लीजिएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट लेमन लैंग्वेज जो कंटेंट लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें जो है आप नेचुरली आप अपने एक्सपीरियंस से भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई मोस्ट ऑफ द टैंक्स आर नेचुरल एंड डू नॉट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंट सोर्सेज फॉर एन इंडिविजुअल फार्मर्स, लॉन्गर लाइफ स्पैन, कैन बी यूज्ड फॉर फिशिंग ऑल्सो, मछली के लिए करते भी हैं वो, ठीक है। एक वहाँ से एक अलग पैसा रुपए का फिर ट्रेड होने लगता है। डीमेरिट्स क्या है, रेन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। सिल्टिंग बेड्स, धीरे धीरे जो उसके आसपास की जो मिट्टी होती हैं वो सिल्ट होती रहती हैं, उसी में इंक्लूड होती रहती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इवापोरेशन लॉसेस, जितनी ज़्यादा गर्मी धूप होगी पानी उतना होगा। सो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। इरिगेशन वाटर इज जनरली अप्लाइड टू क्रॉप्स बाई, अब देखिए 4 एग्जाम्पल यहाँ पे है। फ्लडिंग ऑन द फील्ड सरफेस, अप्लाइंग बीनीथ द ऑयल, स्प्रेइंग अंडर प्रेशर, अप्लाइंग इन ड्रॉप्स एंड क्रॉप रूट जोन। अब हम बात करेंगे इरिगेशन टाइप्स की, ठीक है। तो सरफेस मेथड एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। सरफेस मेथड एप्लीकेशन में कई सारे एप्लीकेशंस क्लासिफाई होते हैं। अब देखो सरफेस मेथड के लिए इट इज द मेथड वेयर वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप्स बाय फ्लडिंग इनटू द सॉइल सरफेस, ठीक है। वो ऐसे पूरा पानी गिरा दिया जाता है एंड देन साइमल्टेनियसली वो धीरे धीरे हर क्रॉप पे सोक कर लेता है। सो दिस मेथड रिक्वायर्स प्रॉपर लैंड ग्रेडिंग फॉर द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड सरफेस। अगर बिल्कुल फ्लैट लैंड है, अगर आप पानी गिरा रहे हो तो फिर वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एक लैंड ग्रेडिंग होनी चाहिए, हल्का सा टिल्ट या स्लोप होना चाहिए, सो दैट कि वो लास्ट कॉर्नर तक भी, आप अगर इस एंड से पानी डाल रहे हो तो लास्ट कॉर्नर तक भी वो साइमल्टेनियसली धीरे धीरे पहुंच जाए। सो मोर देन 95% ऑफ द इरिगेटेड एरिया इन अंडर इज सरफेस इरिगेशन, ठीक है। इट इज सिंपलर इन लेआउट एंड ऑपरेशन, एंड इसके डीमेरिट्स फिर से आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2 मैं
स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ओके, सो 3-4 मेथड्स हैं, जैसे कि बॉर्डर मेथड, फ्रो मेथड, ठीक है, फिर उसके बाद आता है चेक बेसिन, देन चेक बेसिन के बाद आता है स्प्रिंकलर्स। ये स्प्रिंकलर्स, तो ये बॉर्डर मेथड, फरो मेथड्स क्या होते हैं? दीज आर दी मेथड्स, जैसे आप लगा लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे आप फूल या फिर कुछ भी आप उगा रहे हैं ऐसा, ठीक है, जहाँ पे आपको इरिगेशन करनी है। सो देयर आर सर्टेन टाइप्स, सर्टेन मेथड्स, और उसके अपने अपने एडवांटेज हैं, हाउ डू यूज़ इट, ठीक है। अब जैसे ये बॉर्डर मेथड है, वो स्ट्रिप्स के फॉर्म से उसको इरिगेट करता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो वाटर जो है वो डाइवर्ट होता है हर स्ट्रिप में, ठीक है, वाटर हर स्ट्रिप में डाइवर्ट होता है, और वो स्ट्रिप फिर, फॉर एग्जांपल जैसे इस इमेज में आप देख रहे हैं, ये इमेज है, ये स्ट्रिप्स हैं, इस स्ट्रिप में वाटर डाइवर्ट होता है और फिर धीरे धीरे नीचे ज़मीन के अंदर वाटर चैनल के थ्रू पहुंचता है, एंड दैट्स हाउ इट एक्चुअली हेल्प्स द इरिगेशन पर्पस टू गेट सॉल्व। सो एक्स्ट्रा वाटर जो है इसमें जनरली रिमूव किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रिप बाय मीन्स ऑफ कलेक्टिंग ड्रेन, इट इज़ प्रोवाइडेड एट द अदर एंड। इनफैक्ट जब आप कभी, मतलब अगर आप शहर में रहते हो तो जो नर्सरीज वगैरह होती हैं, नर्सरीज में ऐसे ही बॉर्डर मेथड से ही इरिगेशन किया जाता है, जो छोटे फूल पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है। फरो मेथड इज अडॉप्टेबल टू अ ग्रेट वेजिटेबल इन स्लोप क्रॉप्स एंड टोपोग्राफी, ठीक है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन स्लोप्स एंड सॉइल दैट डेवलप्स क्रस्ट आफ्टर बीइंग वेट, सो मे बी इरिगेटेड विद स्मॉल फरोज विच आर कॉल्ड कोरुगेशन और रिल्स। ये आप देख सकते हो, प्लांट्स इन रो ऐसे 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 डाला जाता है, और मेन डिच जो है यहाँ से पानी डाला जाता है, तो वो अपने हिसाब से ये पानी फिर आते रहते हैं इसमें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। सो द मेन डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ फरो आर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ठीक है, ये आप देख सकते हो, बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बेनिफिट आप इसके चेक करिएगा, ठीक। अभी हम इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा स्प्रिंकलर एंड माइक्रो स्प्रिंकलर एप्लीकेशन। ये जो स्प्रिंकलर एप्लीकेशन है आपने अक्सर देखा होगा अपने स्कूल में या आसपास कोई बड़ा पार्क है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, ये देखिए इस इमेज में। तो इसके भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज सूटेबल व्हेन द सॉइल इज टू पोरस, गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस इरिगेशन, द फील्ड्स हैव अनइवन सरफेस, ठीक है। अनइवन सरफेस मतलब कि स्लोप नहीं है, एक एंड से दूसरे एंड ऐसे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम स्प्रिंकल करते हैं, चारों तरफ पानी ऊपर से फिर स्प्रिंकल हो रहा है, राइट। सॉइल इज इजीली इरोडेबल, द वाटर सप्लाई इज जस्ट सफिशिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। बहुत ही इफेक्टिव ये मेथड नहीं माना जाता है, जस्ट दी बेसिक एटलीस्ट कि भाई अच्छी मात्रा में, ठीक मात्रा में भाई वेजिटेशन हो जाए, ठीक है। मेरिट्स इसके देखिए बता दे रहे हैं, मेरिट्स में ये है कि भाई इन दिस मेथड वाटर सेविंग ऑफ 30 to 50% इज रिपोर्टेड इन कंपैरिजन टू द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली पानी बह नहीं रहा है, पानी स्प्रिंकल की मदद से चारों तरफ गिर रहा है। सो देर आर फ्यू मेरिट्स एंड देन डीमेरिट्स, आप इसको देख सकते हो। ये एक्सपेंसिव भी है एंड द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन स्प्रिंकलर, सो बहुत ही स्टैब्लिश्ड लोग यूज़ करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, राइट। माइक्रो स्प्रिंकलर्स, ड्रिप एप्लीकेशन देखिए, आपने कभी देखा होगा कि अच्छे खासे जो फार्मर्स हैं वो ड्रिप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, पाइप ऐसे लगा के हर चारों बाउंड्री पे, और फिर धीरे धीरे वो पानी रिसता है। सो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप, सब मेन्स, लेटरल वॉल्व, ड्रिप, बहुत ज़्यादा इसमें भी थोड़ा सा खर्चा आता है काफ़ी, ऑलराइट। सो आप मेरिट्स देखिए, वाटर सेविंग, इनहेंस प्लांट्स ग्रोथ, सेविंग लेबर एनर्जी, देयर आर सो मेनी मेरिट्स इन इट, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, टेक्निकल लिमिटेशन एंड देन हाई स्केल्स, ये चीज़ें तो हैं। अगर भाई स्किल लगेगी तो चीज़ें तो, मेहनत तो होंगी, एक्सपेंसिव तो होंगी, राइट। सो ये था हमारा आज का कंसेप्ट पूरा। मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के, क्यों इरिगेशन यूज़ होता है, कितने तरीके की इरिगेशन होती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, इंडिया में कितने ज़्यादा अवेलेबल है इसके जो नेट हेक्टेयर एरिया है, एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट कि हिस्ट्री में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है हमारे एंशिएंट इंडिया में वो कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं,
ठीक है। सो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो इरिगेशन एप्लीकेशन है उसके मेथड्स हैं, उसके सोर्सेज आपको समझ में आए होंगे। इफ़ नॉट येट देन आई वुड सिंसियरली से कि आप कमेंट करके बताइए और फिर हमारा ऑफिशियल पेज ज्वाइन करिए, वहाँ कमेंट करिए, वहाँ बताइए, तो हम और डिटेल में इसको 1 to 1 समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले स्पॉटलाइट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।